Good evening, everyone. This is Manjeet Rawat, your online instructor, and welcome to my YouTube class. Recently, हमने अपने YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट ऐड की है, which is related to the system administrator. कंटेंट हम 2026 का कवर कर रहे हैं. वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि मार्केट की जो डिमांड है फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप जेडी उठाकर देखेंगे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस की, कई सारे एमएनसीज की, अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है 3 साल पहले जो रिक्वायरमेंट थी उससे टोटली डिफरेंट हो गई है. बिकॉज यू नो दैट आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं. एआई आ गया, क्लाउड आ गया, वर्चुअलाइजेशन में काफ़ी अच्छा हो रहा है, एवीडी का इन्वॉल्वमेंट आप क्लाउड पे इंप्लीमेंट कर पा रहे हो. सो दैट्स द रीज़न अब वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल जो 5 साल या 10 साल पहले हम आसानी से क्रैक कर पाते थे, अब थोड़ा सा टफ हो गया. बिकॉज दैट यू नीड टू लर्न मल्टीपल टेक्नोलॉजीज. बिकॉज पहले की बात करें तो अगर आपको बेसिक ऑफ नेटवर्किंग या डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग या बेसिक ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, देन इट्स ओके. बट नाउ each and every system administrator must need to know about the basic part of backup. You should clear about the networking. You should know about how to handle Active Directory domain services. और जो दो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड इंट्यून. ये दोनों टेक्नोलॉजीज आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के जॉब के लिए. सो मेक श्योर अगर आप प्लान कर रहे हो कि आने वाले 2 से 3 महीने में हम किसी न किसी कंपनी में एज ए सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो प्लेलिस्ट हम आपको दे रहे हैं दैट विल डेफिनेटली एंड 100% हेल्पफुल फॉर यू. 10 वीडियो ऑलरेडी हम इस पर्टिकुलर क्लास में इस प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं. टुडे इज़ 11th डे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बिकॉज इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं, जैसा कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था, कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट. सो कुछ इश्यूज होते हैं डेस्कटॉप में, नेटवर्किंग में, प्रिंटर में. सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, हाउ वी कैन रिजॉल्व दीज इश्यूज. तो मैं यहाँ पे आपको लिस्ट शेयर कर देता हूँ. सबसे पहले कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कौन कौन से टिकट्स डेली बेसिस पे मिल सकते हैं रिजॉल्व करने के लिए, राइट. तो यहाँ पे हम सारी टेक्नोलॉजीज़ पे बात करेंगे. इंडिविजुअल मशीन यानी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आएगी वो देखना है आपको. अगर आप कोई सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एडीडीएस या डेटाबेस आप इस्टेब्लिश कर रहे हो तो उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा. वी आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नेटवर्क प्रिंटर, क्योंकि मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो या तो नेटवर्क प्रिंटर इस्तेमाल करेंगी या फिर लोकल प्रिंटर को ना शेयर प्रिंटर में कन्वर्ट कर देंगी. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है बिकॉज यू आर टेकिंग केयर द ईच एंड एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ईच एंड एवरी रिसोर्स दैट आर अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सबको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें. एंड नेक्स्ट वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर नेटवर्किंग. तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेटवर्क हो सकता है. इट कुड बी वायर्ड नेटवर्क, इट मे बी अ वायरलेस नेटवर्क. सो जो नेटवर्किंग की चीज़ें हैं या ट्रबल शूटिंग है इससे रिलेटेड, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड नॉट मच, बट आपको थोड़ा सा बैकअप, राइट, और रीस्टोर का भी आइडिया होना चाहिए. आपको आउटलुक यानी मैसेज आउटलुक हो गया एंड टीम्स हो गया, क्योंकि ये ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो हर एक कंपनी इस्तेमाल करती हैं. आईटी और नॉन आईटी हर एक कंपनी जो है आज की डेट में मेलिंग सर्विसेज और जो टीम्स एप्लीकेशन होता है या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है, इनका इस्तेमाल करती हैं, राइट. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रबल शूटिंग या इशूज़, इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं. बैकअप रीस्टोर हो गया और वीपीएन मैनेजमेंट, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि भाई आपको फायरवॉल आना चाहिए, देन फायरवॉल में आप वीपीएन सेटअप करो और वीपीएन को ट्रबल शूट करो. नहीं, वीपीएन दोनों तरीके से ट्रबल शूट किया जाता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपकी कंपनी ने एक वीपीएन सेटअप कर रखा है फायरवॉल पे. सोनिक वर्ड फायरवॉल हो गया, सोफोस फायरवॉल हो गया, जो भी उन्होंने ऑन प्रोमाइसेस फायरवॉल इस्टेब्लिश किया, उन्होंने इस्टेब्लिश कर रखा है वीपीएन. अब उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं ना वो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन से काम करते हैं. कोई बंदा आपका पुणे से काम कर रहा है, कोई मुंबई से काम कर रहा है, राइट, कोई लखनऊ से काम कर रहा है, वट एवर डिफरेंट लोकेशन से काम कर रहे हैं. बट इफ दे नीड टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, देन दे मस्ट नीड टू कनेक्ट विद वीपीएन फर्स्ट. तो जो इंडिविजुअल वीपीएन के इशूज़ आते हैं कि बंदा जो है कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसी वीपीएन से कई सारे अदर कैंडिडेट्स जो हैं वो आसानी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. इट मीन्स दैट प्रॉब्लम आपके एंड से है, आपको रिजॉल्व करना है. हो सकता है एप्लीकेशन जो आप वीपीएन का क्लाइंट इस्तेमाल कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो, मे बी कि क्रेडेंशियल में प्रॉब्लम हो, मे बी कि जो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट आपने भेजा था अप्रूवल के लिए वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया हो, या वट एवर इशूज़
जो एक यूज़र एंड से हो सकती हैं। तो इसकी भी जिम्मेदारी हमारी ही होगी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की होगी कि हमें उसको रिजॉल्व करना है। एंड आप ये नहीं बोलेंगे कंपनी की कि वीपीएन हमारा टास्क नहीं, हम एज ए सिस्टम एडमिन काम कर रहे हैं। VPN is basically responsibility of firewall team or networking team. No, कॉम्सिया एंड प्लस से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है ना, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही रिस्पॉन्सिबल है मैनेज करने के लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आज की डेट में क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में या तो विंडोज़ आएगा, या तो विंडोज़ 11 आएगा, या फिर आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, अपने एम्प्लॉय को देते हैं, और उनका मैक भी डोमेन से कनेक्टेड रहता है। इसकी पॉलिसी अलग रहती है, इसका कंट्रोल अलग रहता है, इसके लॉक्स अलग जनरेट होते हैं, बट डेफिनेटली मैक मशीन को हम मेंबर बना सकते हैं एज ए डोमेन कंट्रोलर। वट एवर डोमेन मशीन्स दैट यू हैव, आप अपने मैक मशीन को भी उसका पार्ट बना सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आई होप एवरीथिंग इज ओके। नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। अब यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, एक इंडिविजुअल क्लाइंट मशीन में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले आई वांटेड टू क्लियर, जो भी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप हैंडल करने जा रहे हो ना, इट कुड बी लैपटॉप, है ना, ये आपका लैपटॉप हो सकता है, या फिर आपका डेस्कटॉप मशीन हो सकती है। कोई भी मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हो वो मेंबर ऑफ डोमेन रहेगा। ठीक है, मेंबर ऑफ डोमेन का मतलब है कि ये कंप्यूटर वर्क ग्रुप से हटा करके कंपनी के अंदर जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ADDS इंस्टॉल किया गया है, उस ADDS का आपको पार्ट बनना पड़ेगा। जब आप किसी इंडिविजुअल मशीन को, क्लाइंट मशीन को ट्रबल शूट करने जाते हो, तो कई सारे इशूज हो सकते हैं। और द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपका कंप्यूटर सर्वर के यूजर से लॉगिन है ना, तो आप कोई भी सेटिंग्स, कोई भी चेंजेस आप अपने क्लाइंट मशीन में नहीं कर सकते। तो पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको करना है, लॉग इन योर क्लाइंट PC विंडोज 10 और विंडोज 11 यूजिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। आप किसका इस्तेमाल करोगे? लोकल एडमिन का इस्तेमाल करके इसको आप लॉग इन कराओगे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब प्रॉब्लम कौन कौन सी आएगी, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम की नो इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सबसे पहले ले लेते हैं। पहला जो है, वी आर स्टिल ऑन द पेज, हम सब पे बात करेंगे। पहले हमने क्लाइंट को स्टार्ट किया है, फिर डोमेन पे जाएंगे, फिर प्रिंटर पे बात करेंगे, फिर नेटवर्किंग पे ट्रबल शूटिंग की बात करेंगे, बैकअप रिस्टोर पे बात करेंगे, आउटलुक, टीम्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा टिकट यहीं से आते हैं, उन पे भी बात करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद द क्लाइंट, है ना, क्योंकि क्लाइंट जो है ना, मशीनें ज़्यादा रहती हैं किसी भी कंपनी में, सर्वर तो एक या दो ही रहेगा, तो बहुत ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि सर्वर के पास ऑलरेडी बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन में रैम, प्रोसेसर और उसका बोर्ड वगैरह काफ़ी हाई है। तो नो नीड टू वरी अबाउट सर्वर, क्योंकि वो हमारे नॉर्मल डेस्कटॉप या लैपटॉप से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अभी हम यहाँ पे हैं डेस्कटॉप या फिर क्लाइंट, है ना, OS बेस्ड मशीन की ट्रबल शूटिंग में, OS बेस्ड PC ट्रबल शूटिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा आपको समझने के लिए कि अभी हम डेस्कटॉप पढ़ रहे हैं तो केवल विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 को ही पढ़ेंगे। पहली प्रॉब्लम, पहला जो इशू है हमारा वो है नो इंटरनेट एक्सेस। ध्यान से समझना इसको, नो इंटरनेट एक्सेस को ध्यान से समझना, क्योंकि आपको रिप्लाई देना है। ठीक है, वहाँ पे आपको कोई लाइव मशीन नहीं रखी है कि आप इसको रिजॉल्व करके दिखाओ, वहाँ पे आपको रिप्लाई करना है। और रिप्लाई आपका ऐसा होना चाहिए कि दे फील कि बंदे ने प्रैक्टिकली किया है, कहीं ना कहीं इसके पास एक्सपीरियंस है नो इंटरनेट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। यू मस्ट नीड टू आस्क क्रॉस क्वेश्चन टू योर इंटरव्यूअर। जब आप क्रॉस क्वेश्चन पुटअप करोगे ना, दैट प्रूव कि आपको काम करने में अच्छा लगता है एंड यू हैव अ आइडिया अबाउट प्रैक्टिकल, दैट्स वाई आप क्रॉस क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो। अब क्रॉस क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्रॉस क्वेश्चन आप ये करेंगे, इज मशीन कनेक्टेड थ्रू वायर्ड?
ठीक है ना। आप ये क्वेश्चन पुट अप करोगे कि क्या मशीन जो है वायर्ड से कनेक्टेड है, केबल से कनेक्टेड है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज जो है अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को ना वायर्ड से कम्युनिकेशन कराती हैं ताकि आपको एक अच्छी खासी सिक्योरिटी मिल सके, राइट। अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं वो वायरलेस है, ठीक है, जो हमारा नेटवर्क है वायरलेस है, ठीक है, तो दोनों के रिलेटेड आपको ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए। आपने ये क्वेश्चन पुटअप किया और कंपनी ने बोला या तो वायर्ड होगा या तो वायरलेस होगा। तो अगर आपका वायर्ड है तो क्या क्या ट्रबल शूटिंग लगेगी, और वायरलेस है तो इसमें क्या क्या स्टेप्स आप इस्तेमाल करोगे, क्या क्या प्रोसीजर रिक्वायर्ड होगा टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। आपका पहला काम क्या रहेगा, मल्टीपल मशीन्स कनेक्टेड, मे बी केबल वाला उठाते हैं पहले, वायर्ड से कनेक्टेड है। सो आपने वेरीफाई किया, पूरे एनालाइज किया पूरे इन्वायरमेंट को कि एक मशीन पे इंटरनेट नहीं आ रहा है। तो आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए, इज अदर मशीन आर एबल टू एक्सेस इंटरनेट, एबल टू एक्सेस इंटरनेट। आपका ये छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए, प्यार से, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन पुटअप करोगे ना तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आईएसपी का पंगा नहीं है। आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपका एयरटेल हो गया या जो भी वटेवर, बीएसएनएल हो गया है ना, एमटीएनएल हो गया, ये आपका आईएसपी कहलाता है, ठीक है। सो अगर आपके बाकी के कंप्यूटर PC1 पे इंटरनेट आ रहा है, PC2 पे इंटरनेट आ रहा है, PC3 पे इंटरनेट नहीं आ रहा है, PC4 पे इंटरनेट आ रहा है, इसका मतलब कि आईएसपी अपना काम कर रहा है, आईएसपी के थ्रू हमें इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है, प्रॉब्लम हमारी इंटरनली है। तो आप स्टार्ट करिए ट्रबल शूटिंग। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने मशीन क्रिएट कर रखा है विंडोज़ 10 का, और एज वी डिस्कस वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट बेस्ड मशीन। तो अभी हम क्लाइंट पे ही काम करेंगे। any client machine, कोई से भी client machine होनी चाहिए। Actually I forgot the password for this machine। विंडोज़ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड मशीन पे इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी 2 ऑप्शन बता दिए कि 2 क्रॉस क्वेश्चन आपको अपने इंटरव्यूअर से करना है। पहला वेरीफाई करना है कि जो मशीन है हमारी जिस पे इंटरनेट नहीं आ रहा है, क्या वो केबल से कनेक्टेड है या फिर बिना केबल वाईफाई कनेक्शन से कनेक्टेड है ना। उसके बाद इज अदर मशीन्स आर एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ इंटरनेट, क्या दूसरे कंप्यूटर्स जो उस नेटवर्क एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, क्या उन पे इंटरनेट आ रहा है, क्या वो लोग वेबसाइट्स ओपन कर पा रहे हैं, या फिर और जो टीम्स वगैरह या अदर एप्लीकेशंस है दे आर एबल टू यूज़। तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपको बहुत ही प्यार से रिप्लाई करेगा कि हाँ अदर मशीन्स पे इंटरनेट आ रहा है, सिर्फ एक बंदा ये जो PC3 है ना, इस PC3 पे इंटरनेट नहीं आ रहा है। तो हमने कंसीडर कर लिया ये जो विंडोज़ 11 मशीन आप देख रहे हैं ना, जिस पे हमने VMware वर्कस्टेशन पे हमने इसको इंस्टॉल कर रखा है। सो इस पे इंटरनेट नहीं आ रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और आपका जो कंप्यूटर है ना वो वायर्ड नेटवर्क है। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबसे पहले काम करेंगे आप कि इस मशीन को लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर लेना है। और क्योंकि अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर से लॉगिन करोगे तो यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म एनी टास्क, आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, है ना। तो मेक श्योर यू आर गोइंग टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। आप सिंपल सा CMD ओपन करेंगे, क्योंकि क्लाइंट मशीन के लिए जब आप एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र से लॉगिन करते हो तो आपको अथॉरिटी नहीं रहती कि आप CMD भी ओपन कर पाओ। तो आपने फटाफट से लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से इसको लॉगिन कर लिया और एक कमांड एग्जीक्यूट की जिसको हम बोलते हैं ipconfig, ठीक है। सो ipconfig पे जब आप ipconfig कमांड यूज़ करोगे, और यहाँ पे देखिए हमें एक तरीके के IP एड्रेस दिखाई पड़ रही है विच इज़ 192.168.1.152.175। तो ये IP एड्रेस है, दिस इज IP एड्रेस। अगर आपको इसकी जगह पे राइट, अगर आपको जो 192 या 172, ये 3 रेंज आपको याद रख लेनी है कि एक हो गया क्लास A, एक हो गया क्लास B और एक हो गया क्लास C, ठीक है। अगर इन तीनों से हटकर आपको IP एड्रेस दिखाई पड़ रही है तो
यू नीड टू ट्रबल शूट। अगर आपकी आईपी एड्रेस क्लास ए है तो 10 की सीरीज से स्टार्ट होगी, अगर बी क्लास है तो 172 की सीरीज से स्टार्ट होगी, राइट। और अगर आपने सी क्लास की आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया है मशीन के अंदर तो 192 से स्टार्ट होगी। बट इसके अलावा अगर आपको आईपी कॉन्फ़िग एग्जीक्यूट करने के बाद 169.254.255 डॉट सॉरी .0.0.1 से लेकर के 169.254.255.254 इसके बीच में अगर आपको आईपी एड्रेस मिलती है तो ये आईपी एड्रेस क्या कहलाएगी? अपीपा आईपी एड्रेस कहलाएगी, ऑटोमेटिक प्रोवाइडेड आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस क्या होता है? आपका निक कार्ड खुद से जनरेट करता है। आपका जो इथरनेट कार्ड है ये खुद से जनरेट करेगा अपीपा की रेंज 169.254 से लेकर के 169.254.255.254 इसके बीच में कोई भी आईपी एड्रेस अगर आपको यहाँ पे सीएमडी एग्जीक्यूट करने पे दिखती है, इसकी जगह पे अगर आपको 169 की आईपी एड्रेस दिखती है तो इट मीन्स दैट आपको सबसे पहले, राइट, यू आर गेटिंग अ अपीपा आईपी एड्रेस। तो अपीपा आईपी एड्रेस आ रही है तो यू नीड टू चेक लैन केबल। आपको जो लैन केबल है ना उसको चेक करना पड़ेगा। कहाँ से? हर जगह पॉइंट से। पहला आईओ पोर्ट पे आपको चेक करना पड़ेगा। आईओ पोर्ट जो आपके टेबल पे लगा रहता है उसको आईओ पोर्ट बोलते हैं। चेक लैन केबल फ्रॉम आईओ पोर्ट। दूसरा पैच पैनल, जो सर्वर रूम है वहाँ पे एक पैच पैनल लगा होगा, वहाँ से आप पैच पैनल से आप केबल चेक करेंगे। और तीसरा चेक कनेक्शन बिटवीन पैच पैनल टू स्विच, क्योंकि डायरेक्ट स्विच में कोई भी केबल नहीं मेंशन किया जाता है, ठीक है। सो ये जब आप इस्तेमाल करोगे ना तो कई बार क्या होता है केबल लूज हो जाती है, क्योंकि बाकी बंदे तो इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं, एक इंडिविजुअल मशीन में प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनेट नहीं चल पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है केबल लूज हो गई हो तो आप फटाफट से उस केबल को हर एक लोकेशन से, हर एक पॉइंट से आप इसको टाइट कर देंगे एंड अगर प्रॉब्लम केबल की हुई तो इमीडिएटली रिजॉल्व हो जाएगा। बट ज़रूरी ऐसा नहीं है कि वो इशू सिर्फ केबल का हो, वो प्रॉब्लम सिर्फ केबल में हो, ठीक है ना। तो चलिए ये आपने करके देख लिया, बट इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, बट हमें एक एटलीस्ट स्टेप तो मिल गया, हमें एक पॉइंट तो मिल गया कि मैं ये बता सकता हूँ इंटरव्यू के टाइम पे और ट्रबल शूटिंग के केस में। अब पहला स्टेप हो गया हमारा फेल, तो दूसरे स्टेप पे जाएंगे। हमने केबल वगैरह सब कुछ सही कर लिया। अब आपका दूसरा स्टेप क्या कहता है? यू हैव टू एग्जीक्यूट फ्यू कमांड्स। केबल आपने टाइट कर दी हर जगह पे। सो अगला जो स्टेप है वो है ओपन CMD, राइट। और CMD पे आपको एग्जीक्यूट करना है कमांड ipconfig/release। ये आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे पहली, और दूसरी कमांड होगी ipconfig/renew, ठीक है। जब आप ipconfig/renew, release एंड renew चलाएंगे ना तो DHCP अगर कोई आईपी एड्रेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, ipconfig/release, ठीक है, पहली कमांड होगी। और दूसरा ipconfig/release, ठीक है, और renew। ध्यान रखना अगर आपके सिस्टम में मैनुअल आईपी एड्रेस है तो इन दोनों कमांड चलाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ncpa.cpl मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें मैनुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर की गई है, इस वजह से ये कमांड आपको इसका रन करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिस इज़ अप्लीकेबल फॉर ओनली द मशीन्स विच आर अवेलेबल इन ऑटोमेटिक। तो मैं इस मशीन को ऑटोमेटिक फॉर्मेट में कर देता हूँ। सो काम क्या होता है इन दोनों कमांड्स का, ipconfig/release और renew का? कई बार क्या होता है कि आपकी DHCP और किसी बंदे ने मैनुअल आईपी एड्रेस दे दी है और आपकी आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, DHCP आपकी मशीन को आईपी नहीं दे पा रहा है। सो ipconfig/release और renew चलाने पर एक नई आईपी एड्रेस आपके सिस्टम के लिए असाइन हो जाती है, DHCP असाइन कर देता है, और जिसकी हेल्प से आप आसानी से उसको मैनेज कर पाते हो। पहला।
इससे भी काम नहीं हुआ तो कई बार क्या होता है, डीएनएस की प्रॉब्लम आ जाती है कि वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है एंड वी फील कि इंटरनेट नहीं आ रहा है। बाकी इंटरनेट नहीं आ रहा है और वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है विच इज़ इजली रिकॉग्नाइज। अगर आपको ये आइकॉन दिखाई पड़ रहा है कॉर्नर पे ना, तो ये बता रहा है कि इंटरनेट चल रहा है। अब इसके बाद वेबसाइट नहीं चल रही तो आपको डीएनएस की ट्रबल शूटिंग करनी चाहिए, ठीक है। सो इन दिस केस यू नीड टू ट्रबल शूट द डीएनएस, बट अपने केस में हमें इंटरनेट का लाइक कहते हैं पंगा है, तो वी आर गोइंग टू रिजॉल्व रिलेटेड टू द इंटरनेट, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आईपी कॉन्फ़िग वगैरह आपने एग्जीक्यूट कर दिया। तीसरा, इसके बाद भी प्रॉब्लम सेम की सेम, हमारा दूसरा स्टेप भी हमने जो फॉलो किया वो भी नहीं चला, तो हम तीसरे स्टेप पे आ जाएंगे, स्टेप थर्ड पे आ जाएंगे। अब स्टेप थर्ड पे हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ड्राइवर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइवर अपडेट कैसे करेंगे? डिवाइस मैनेजर से, ठीक है। जो डिवाइस मैनेजर है उससे हम ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं, या फिर अनइंस्टॉल करो आप ड्राइवर, बट आपके सिस्टम में होना चाहिए क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है, आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। अनइंस्टॉल एंड इंस्टॉल निक कार्ड ड्राइवर, आप अपने इथरनेट ड्राइवर को क्या करेंगे? अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। एक मेथड हो सकता है प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाए, बट अगर फिर भी प्रॉब्लम सेम है तो आइए स्टेप 4 देखते हैं कि स्टेप 4 में आपको क्या करना है। आई होप यू गाइज हर्ड अबाउट लूप बैक एड्रेस। एक होता है लूप बैक एड्रेस, ठीक है, और ये लूप बैक एड्रेस होता है 127.0.0.1 करके, ये एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होती है, इसको हम लूप बैक एड्रेस करते हैं। अगर आपके पास ये मशीन है, आपने यहाँ से केबल निकाल दिया, मैनुअली केबल निकाल दिया, वाईफाई बंद कर दिया, ये दोनों सेटिंग जो सोर्स ऑफ इंटरनेट है ना, सोर्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क है, वो दोनों चीज़ें आपने हटा दी। आपको सीएमडी ओपन करना है और पिंग की कमांड चलानी है 127.0.0.1। ध्यान रखना आपका मशीन किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क या इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी आप सीएमडी पे ये कमांड चला रहे हैं। अगर आपको रिप्लाई मिला, रिप्लाई, ठीक है, इट मीन्स दैट आपका जो इथरनेट है ना, वो इथरनेट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, उसमें कोई पंगे नहीं है, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? एक बार इथरनेट के हेल्थ भी चेक कर सकते हैं, चांसेस कम है, बट अगर आपका इथरनेट डाउन रहा तो उस केस में भी इंटरनेट आपके मशीन पे नहीं चलेगा। ऑल गुड। तो ये हो गई अपने पास ट्रबल शूटिंग किसके? नो इंटरनेट एक्सेस का। यहाँ तक क्लियर है। हमने अनइंस्टॉल करके देखना, हमने ड्राइवर को डिवाइस मैनेजर से अपडेट करके भी देखा, हमने लूप बैक भी चेक किया। तो आई थिंक ये 4 से 5 स्टेप्स जो हम यूज़ कर रहे हैं इनिशियली, सॉल्यूशन मिल सकता है हमें। एंड डेफिनेटली अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, तो ये इनमें से 4 स्टेप्स में जो हमने डिस्कस किए, 3 भी अगर आप इंटरव्यूअर को बता दोगे ना, सो 100% दे आर गोइंग टू हायर यू। चलिए, एक क्वेश्चन से नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। तो लेट्स प्रोसीड फॉर नेक्स्ट एज वेल, है ना। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। क्लाइंट बेस्ड मशीन पे और क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, हम अगले इशू पे चलते हैं जो मोस्ट कॉमन है ना। दूसरा ट्रबल शूटिंग है, ट्रबल शूट स्लो परफॉर्मेंस। जो आपका सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, अब नॉर्मल चल रहा है, मतलब क्लिक करो थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स आ रहा है, या कुछ और ओपन हो पा रहा है, अब नॉर्मल चल रहा है, या फिर स्लो परफॉर्मेंस आ रही है। इट कुड बी योर लैपटॉप, इट कुड बी योर डेस्कटॉप, कुछ भी हो सकता है ना, ये दोनों मशीनें हो सकती हैं। बट हाँ, आपको टारगेट करना है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो आपको मान के चलना है कि ये हमारा विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 का मशीन है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। सो ऐसी सिचुएशन में कॉज बहुत सारे होते हैं सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस, सिस्टम स्लो हो जाने के। पहला, चेक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्लाइंट ने बोल दिया सिस्टम स्लो चल रहा है, ठीक है ना, और आपने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखा, डायरेक्टली ट्रबल शूटिंग करना स्टार्ट कर दिए।
पहले एक बार वेरीफाई कर लो कि रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क वगैरह जो क्लाइंट के मशीन पे है वो इनफ है या नहीं जो आप एप्लीकेशन रन कर रहे हो। चेक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक है, 8 GB ऑफ रैम, 256 GB ऑफ SSD, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, सारा कुछ सही है। 8 GB रैम है तो स्लो परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए। अगर यहीं पे 4 GB रैम, SSD की जगह पे हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर रहे हो, Core i5 जो लेटेस्ट जनरेशन है उसकी जगह पे आपने Core i3 इस्तेमाल किया है, तो आप डायरेक्टली सजेस्ट करो ट्रबल शूट करने के पहले, चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर लैपटॉप। बहुत हो गया, Core i3 मार्केट से जा चुका है। HDD ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोई नहीं रखता, ठीक है। तो आस्क देम टू चेंज द हार्डवेयर। वैसे चांसेस कम आएंगे, सभी लोग अपडेट करते रहते हैं। चलिए दूसरा स्टेप क्या करेंगे आप। स्लो परफॉर्मेंस का जो सबसे बड़ा कॉज है ना, जो सबसे बड़ा रीज़न है, लो डिस्क स्पेस है ना। ये जो है ना सबसे बड़ा रीजन है लो डिस्क स्पेस इन OS ड्राइव, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के ड्राइव में या पार्टीशन में ना स्पेस ही नहीं है। आपकी जो प्रोग्राम फाइल्स है ना वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रही हैं प्रॉपर तरीके से। तो एंड ऑफ द डे आपके पूरे मशीन को अब नॉर्मल बना देगा, या फिर आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी। क्या करना चाहिए हमें डिस्क की स्पेस को इंक्रीज करने के लिए, ये मैं आपको बेस पे बता देता हूँ, क्योंकि आई नीड टू क्लीन फ्यू स्पेस फ्रॉम माई बेस मशीन। दिस इज़ विंडोज़ 11 कंप्यूटर और स्लो चल रहा है आई फील, जबकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन हमने ठीक ठाक लगा रखा है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माई मशीन इज़ 32 GB ऑफ रैम, है ना। इसमें मैंने 32 GB की रैम लगा रखी है, और Core i5 प्रोसेसर, वो भी 12th जनरेशन का, और SSD 512 हमने लगा रखी है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि सिस्टम हमारा थोड़ा सा स्लो चल रहा है, या फिर आप जो ट्रबल शूट करने जा रहे हैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बेटर है बट उसका जो परफॉर्मेंस स्लो है, तो आप सबसे पहले जो ड्राइव C है ना उसमें स्पेस कितना है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मिनिमम 30 GB स्पेस आपके पास होना चाहिए, राइट। 30 GB के आसपास आपके पास स्पेस फ्री होना चाहिए एटलीस्ट उसमें जिसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम रख रखा है। अगर स्पेस नहीं है तो आप इसको क्लीन करोगे। कैसे क्लीन करेंगे? टेम्प एक कमांड होती है जो आपके टेम्परेरी फाइल, पूरे मशीन में जो टेम्परेरी फाइल है उसको ये कैप्चर करेगा। आप सेलेक्ट करोगे और इसको डिलीट कर दोगे। कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ स्पेस आपको हेल्प करेगा इंक्रीज करने के लिए। दूसरी जो टेम्परेरी फाइल होती है, आप परसेंटेज लगा दो यहीं पे। अब ये जो फाइल है आपको दिख रही है ना, ये इंडिविजुअल यूज़र की है। जो कॉमन यूज़र मैं एडमिनिस्ट्रेटर डेली यूज़ करता हूँ, ये उसके प्रोफाइल की टेम्परेरी फाइल्स हैं। तो 176 MB है, क्योंकि अभी मैंने लास्ट टू लास्ट वीक ही इसको डिलीट किया था, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। बट आप सोचो कि कोई क्लाइंट है जो पिछले 6 महीने से या 1 साल से टेम्परेरी फाइल ही नहीं डिलीट किया है, तो कहीं ना कहीं स्पेस कंज्यूम हो रहा है। तीसरा, प्री फैच एक कमांड होती है, प्री फैच। ये वो फाइल्स होती है ना जो आपके एप्लीकेशन, जो आप फ्रिक्वेंटली गूगल क्रोम हो गया, VLC मीडिया प्लेयर हो गया एग्जांपल के लिए, या VMware वर्क स्टेशन हो गया, ऐसे एप्लीकेशन जो आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में यूज़ कर रहे हो, उन सभी एप्लीकेशंस के लिए, उन सभी एप्लीकेशंस की एक इमेज या कैश मेमोरी बन जाती है, जिसकी वजह से ये स्पेस को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। नंबर नेक्स्ट, अब क्लीन MGR चला दो, सबसे फाइनल वाला है ना। अब आप यहाँ पे आकर के क्लीन MGR चला दो। तो क्लीन MGR क्या करेगा? टेम्परेरी के साथ साथ जो अदर फाइल्स है ना, जैसे अभी हमने ध्यान नहीं दिया कि रिसाइकल बिन में 3 GB के आसपास का रॉ डेटा पड़ा है, तो हम इसको नहीं चाहते, 4 GB का स्पेस कंज्यूम हो रहा है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट ऑल द फाइल्स। इसमें आपकी कोई पर्सनल फाइल या ऐसी फाइल नहीं डिलीट होगी जिससे हमारा नुकसान हो। सो नो वरी, जब आप क्लीन MGR चलाते हो तो ये सिर्फ उन्हीं फाइल्स को पकड़ता है जिसकी रिक्वायरमेंट मशीन को, कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ये सब करने के बाद आप C ड्राइव ओपन कर दो, वो बैकएंड में चलता रहेगा। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द अनदर स्टेप। C ड्राइव ओपन करने के बाद ना एक फोल्डर सर्च करना है आपने, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में डाउनलोड, अब देखिए कितनी सारी फाइलें अवेलेबल है। एक बार स्पेस चेक करते हैं।
25-30 MB के आसपास है, बट ये बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे हर 3 महीने या 6 महीने में डिलीट नहीं करते ना, तो ये 4 से 5 GB 10 GB तक की भी स्पेस कंज्यूम कर सकती है। ये क्या होती हैं? ये KB आर्टिकल्स होते हैं। जब भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बैकएंड से कोई अपडेट पुश हुआ तो इसमें आके स्टोर होता रहता है, मतलब एक तरीके से टेम्प्रेरी फाइल्स यहाँ पे KB आर्टिकल्स बनते रहते हैं। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको रिमूव नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर लेगा। चलिए, ये हो गया। एंड अगला थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो बैकएंड एप्लीकेशंस है ना, वो ना रन कर रहे हो। तो इसलिए आप एक बार CPU यूटिलाइजेशन चेक कर लो, और यहाँ पे जो यूज़र्स है ध्यान रखना कि एक से ज़्यादा यूज़र प्रोफाइल ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, यूज़र प्रोफाइल आपने बना के दे दी, कई सारे बंदे एक ही मशीन को मल्टीपल लोकेशन से मल्टीपल मशीन से RDP लेकर बैठे हैं, और अनफॉर्चुनेटली उसने RDP डिस्कनेक्ट कर दिया, सर्विसेज उसकी अभी भी रन कर रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, यू आर नॉट एबल टू, योर मशीन विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ CPU एंड RAM, जो कि यूज़ में भी नहीं है, वो RDP डिस्कनेक्ट हो चुका है। प्रोग्राम्स में जाएंगे, प्रोसेस में जाएंगे, और आपको लगता है कि कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो बहुत ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है, ये जो परसेंटेज है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। कोई ऐसी सर्विस है जिसके बहुत ज़्यादा CPU या बहुत ज़्यादा RAM को कंज्यूम कर रहा है, तो दैट यू नीड टू वेरीफाई कितने स्पेस का है। तो यहाँ से हम उसको क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। एक है स्टार्टअप, ठीक है। स्टार्टअप ऑल्दो ये जब आप इनिशियली मशीन को लॉगिन करते हो ना, तब प्रॉब्लम करता है, बट कई बार क्या होता है ना, बैकएंड में रन करता रहता है। तो ये जो स्टार्टअप प्रोग्राम है ना, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, या वन ड्राइव हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, या फिर MSI सेंटर हो गया, तो आप इनको सबको डिसेबल करके रखो। हमें जब ज़रूरत होगी आई कैन ओपन इट मैनुअली, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको ओपन करने में, तो वी जस्ट नीड टू पुट ऑल द एप्लीकेशंस डिसेबल्ड, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन जो है ऑटोमेटिकली लॉगिन हो और ऑटोमेटिकली ये टास्क परफॉर्म करें। तो पुट द ऑल मशीन्स इन द फॉर्मेट ऑफ डिसेबल, नो नीड टू टर्न ऑन इट, ठीक है। ये हो गया। एंड अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट वर्चुअल मेमोरी। तो आप इसमें वर्चुअल मेमोरी भी इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये जो 4 से 5 पॉइंट हमने देखे ना, ये मैंडेटरी है, ये कॉमन है सभी के लिए। एंड एवरी वन जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, सो मेक श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, एंड यू शुड क्लियर अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। ये आपका सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन सो फार? अभी हमने क्या किया, 2 पॉइंट पे डिस्कस किया, 2 चीज़ें हमने, 2 ट्रबल शूटिंग हमने सक्सेसफुली डिस्कस की कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम ये टास्क परफॉर्म करेंगे। 2 ट्रबल शूटिंग रिलेटेड टू द क्लाइंट। अब आगे हम प्रोसीड करते हैं, वी आर स्टिल ऑन द सेम पेज। एक मोस्ट कॉमन इशू आता है, ऑल्दो अपने पास डोमेन नहीं है, बट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही रिस्पॉन्सिबल है इसका। तो ट्रबल शूटिंग सेकेंड हो गई, ट्रबल शूटिंग फर्स्ट हो गई, क्या था ये, नो इंटरनेट एक्सेस, है ना। अब हम तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। तीसरी जो ट्रबल शूटिंग है, क्लाइंट PC unable to log in through AD यूज़र। क्लाइंट को लॉगिन नहीं कर पा रहा है AD यूज़र के थ्रू, जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र है ना, उससे आपका क्लाइंट मशीन लॉगिन नहीं कर पा रहा है। हाउ इट्स लुक लाइक, ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है। ये ADDS आपने इस्टेब्लिश किया है, और यहाँ पे एक क्लाइंट कंप्यूटर आपने लगा रखा है विंडोज़ 10 का, और अभी रिसेंटली इस मशीन को आपने वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। वर्क ग्रुप से आपने इसको डोमेन में कन्वर्ट किया है, और अभी जब आप लॉगिन कर रहे हो ना, यहाँ पे एक आपने यूज़र क्रिएट किया क्लार्क नाम से, एंड सेम क्लार्क यूज़र यू आर ट्राइंग टू एक्सेस थ्रू द विंडोज़ 10 मशीन। ये एरर दे रहा है, मे बी की यूज़र ID पासवर्ड दैट यू आर ट्राइंग टू यूज़ इनकरेक्ट, ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये कॉमन नहीं है। द कॉमन प्रॉब्लम इज लुक लाइक, मैं एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ ताकि आपका ना थोड़ा सा क्लियर हो जाए हाउ इट्स लुक लाइक। एरर वाइल लॉग इन विंडोज 11 PC
थ्रू AD यूज़र, है ना, AD यूज़र थ्रू AD यूज़र अकाउंट। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ये कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ, एक तो ये आएगा विंडोज़ 10 11 के केस में, विंडोज़ 10 के केस में। और हाँ, यूज़र प्रोफाइल सर्विस का भी एरर आ सकता है कि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, एंड ओल्ड वर्जन से नहीं है मतलब हमें ये तो डोमेन ज्वाइन का। और ये सबसे कॉमन, यस यस यस, we cannot sign in with this credential because your domain is not available, make sure device is connected to your organization। ये कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आप कैसे रिजॉल्व करोगे, क्योंकि आपने अभी जल्द ही में हाल ही में इसको रिप्लेस किया है, वर्क ग्रुप से डोमेन का पार्ट बनाया है। नाउ योर मशीन इज पार्ट ऑफ डोमेन कंट्रोलर, वट एवर डोमेन मशीन डोमेन नेम दैट यू डिसाइडेड, फाइन। सो वट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। पहला, लॉग इन your PC using local admin, ठीक है। आप इसको लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करेंगे, नंबर 1। दूसरा, चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्शन चेक करेंगे किसके बीच में। एक इसकी आईपी एड्रेस है, डोमेन कंट्रोलर की आईपी एड्रेस है 1.100, क्लाइंट मशीन की आईपी एड्रेस है 192.168.1.50। पहले तो आपको वेरीफाई करना है कि आईपी एड्रेस है इसमें, डीएचसीपी के थ्रू आ रहा है या मैनुअल आपने प्रोवाइड किया है, इसमें आईपी एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है बिना किसी पिंग फेल के, बिना किसी डेटा पैकेट फेल के आपको चेक करना है। वो कैसे करेंगे, पिंग स्पेस CMD ओपन करके 192.168.1.100 स्पेस -T, और आपको 30 सेकेंड तक इंतज़ार करना है ना, पिंग फेल का 30 सेकेंड तक, आधे मिनट तक आपको इसमें इंतज़ार करना है। अगर आपको बीच बीच में फील होता है कि पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, तो यू नीड टू वर्क ऑन नेटवर्क, है ना, आपको नेटवर्क पे वर्क करना चाहिए। दूसरा, अगर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। पहला स्टेप आप फॉलो करो, रिमूव PC फ्रॉम डोमेन, ठीक है। डोमेन से PC को मूव करेंगे एंड रीजॉइन, ठीक है। आपको क्या करना है, रीजॉइन करना है। इससे क्या होगा कि आपका मशीन फिर से कनेक्ट हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा आपके डोमेन से, और 90% प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। बट अगर आपको दोबारा डोमेन ज्वाइन करने में इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो कंप्यूटर फोल्डर में जाकर के डोमेन पे उस कंप्यूटर का नेम जरूर डिलीट कर देना, अदरवाइज आप डोमेन रिजॉइन नहीं कर पाओगे। 90% इशूज़ आपके ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, वैसे चांसेस कम है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मेक श्योर कि जो आपका क्लाइंट मशीन है ना, उसकी टाइमिंग और सर्वर की टाइमिंग सेम होनी चाहिए, पहला। दूसरा, आपके सिस्टम में जो इथरनेट कार्ड है ना, उस इथरनेट की प्रॉपर्टीज़ में डोमेन का नाम आना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आप रिजॉल्व कर पाते हैं तो आप आसानी से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे। तो आज की डेट में हमने क्या देखा, आज की डेट में हमने पढ़ा क्लाइंट ओएस में आने वाली 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। ऐसे ही सर्वर में, ऐसे ही नेटवर्क प्रिंटर में, ऐसे ही अदर डिवाइसेस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, नोट्स बनाओ, जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इसमें उनके नोट्स चाहिए, वो नोट्स आप क्रिएट करो, और आई ट्राई टू गिव यू रैप अप द कंटेंट एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स एक वीडियो में कवर करके प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर पाओ। डन करते हैं, सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट ट्रबल शूटिंग। बाय बाय गाइज, टेक केयर।